नमस्कार दोस्तों, मैं विदुशेखर सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुमेनिया 247 पर। लगातार हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। पीटी की बैचेस चल रही है, बड़े अच्छे तरीके से चल रही है। जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं उनसे मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि व्हाट्सअप नंबर पर PET लिख करके वो मैसेज कर दें, ताकि उनको भी व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ा जा सके और टाइम टू टाइम उनको PDF या कोई भी ऐसी चीज़ें जो PET के लिए इम्पोर्टेंट हैं उनको सेंड की जा सके। तो हमारे साथ जुड़ने की कोशिश ज़रूर करिए। चैनल को भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। काम की चीज़ शुरू करता हूँ। नेशनल मूवमेंट हम लोग पढ़ रहे थे। नेशनल मूवमेंट के ऊपर कई सेशन हम लोगों ने डिस्कशन किया। एक सेशन हम लोगों ने डिस्कशन किया था जिसमें कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में चर्चा की गई थी, 1885 से लेकर के 1905 तक की। बाकी 2 सेशन और हम लेकर के आए हैं, जहाँ पर हम लोग 1905 से लेकर के और 1919 तक की। अब जो कांग्रेस का, या कह सकते हैं कि नेशनल मूवमेंट का जो तीसरा पार्ट है, जिसको हम लोग गांधी युग के बारे में कहते हैं, जो 1919 से शुरू होता है और जाता है आपका 1947 तक, यानी कि देश की आज़ादी तक, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और मैं बता देना चाहता हूं कि जो लोग भी हमारे सेशंस को कंटिन्यूअस अटेंड कर रहे हैं उनको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि पीटी का जो सिलेबस आप देखोगे तो पीटी के सिलेबस में नेशनल मूवमेंट के ऊपर आपका पूरा का पूरा 5 नंबर का है, और 3 से 4 वीडियो जो बड़ी छोटी छोटी वीडियोस हैं, 30 मिनट की, 15 मिनट की, 20 मिनट की, इस तरीके की जो वीडियोस हैं, उन वीडियोस से आप उस चीज़ को कवर कर सकते हो बड़े इजीली, और एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं जाएगा, ये पूरी गारंटी है हम लोगों की। तो गांधी युग शुरू करना है। 1919 से लेकर के 1947 तक का जो टाइम है उसके बारे में डिस्कशन करना है। तो गांधी युग शुरू करने से पहले सबसे पहली चीज़ जो है, जो क्वेश्चन 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन श्योर बनेंगे, वो बनेंगे महात्मा गांधी से। तो आज का जो सेशन हम लोग लेकर के आए हैं आपके सामने, उसमें हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं महात्मा गांधी के बारे में। यानी कि महात्मा गांधी से रिलेटेड कोई भी चीज़ आपकी छूटेगी नहीं। इस पूरे के पूरे वीडियो को आप देखिएगा। बहुत ही छोटा वीडियो है, बहुत लंबा सेशन नहीं है ये, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने जा रहा है। तो जो लोग हमसे नहीं जुड़े हैं वो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके हमसे जुड़ जाइए, ताकि लाइव सेशन में भी उनको कनेक्ट करने में आसानी रहेगी। तो इसलिए हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले जननायक की बात करने जा रहा हूँ, राजनीति के अजात शत्रु की बात करने जा रहा हूँ। यानी चर्चा आज होगी किसकी? महात्मा गांधी की। सबसे पहली चीज कि क्या महात्मा गांधी पूरा नाम था? तो नहीं। पूरा नाम अगर पूछा जाएगा आपसे तो पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। सबको पता होगा कि जिस प्रदेश से ये आते हैं, जिस प्रदेश से ये रिलेट करते हैं, उस प्रदेश में एक परंपरा है कि पिता का नाम जरूर लगाया जाता है। जैसे आप गुजरात और महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में जाओगे तो पिता के नाम को जोड़ने की एक परंपरा है। तो अगर पिता का नाम पूछा जाए तो उनका नाम तो केवल था, गांधी जी का नाम था मोहनदास। पिता का नाम बीच में जुड़ गया तो पिता का नाम था आपका करमचंद गांधी। माता की अगर बात किया जाए तो माता पुतलीबाई। पत्नी की बात किया जाए तो पत्नी आपकी, महात्मा गांधी की जो पत्नी थी वो थी आपकी कस्तूरबा गांधी। ये सब बेसिक इन्फो है। मुझे लगता है कि ये अगर कोई भी अगर तैयारी करने वाला या ना तैयारी करने वाला स्टूडेंट है, उसको इतनी बेसिक इन्फो तो जरूर महात्मा गांधी के बारे में पता होगी। जन्म 2 अक्टूबर 1869, 1869। और मृत्यु की बात की जाए तो नाथूराम गोडसे के द्वारा मृत्यु इनकी हुई, हत्या की गई इनकी 31 जनवरी 1948। ये बेसिक इन्फो है कि जो सबको पता होगा, या कहीं कहीं पर हो सकता है कि पिता के नाम के साथ साथ पुत्र का भी नाम पूछ दे, तो पुत्र का नाम भी यहाँ पर, तो 4 पुत्र थे गांधी जी के। हरिलाल, मणिलाल, रामदास, हरिलाल, मणिलाल, रामदास
और एक नाम था देवदास। ये 4 पुत्र गांधी जी के थे। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन महात्मा गांधी के बारे में डिस्कशन हो गई कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ तो 2 अक्टूबर 1869, 2 अक्टूबर 1869, मृत्यु तो 31 जनवरी 1948। पुत्र का नाम तो हरीलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास, ये 4 पुत्र थे महात्मा गांधी के। पत्नी कस्तूरबा गांधी, माता पुतलीबाई, पिता करमचंद गांधी। ये महात्मा गांधी की बेसिक इन्फो। अब थोड़ा थोड़ा हम लोग अंदर जाने का प्रयास करेंगे कि जिसके बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को नॉलेज नहीं है या कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इम्पॉर्टेंट है, उसके बारे में अगर डिस्कशन किया जाए तो एक चीज़ और पूछी जाती है एग्ज़ाम में, राजनैतिक गुरु, कि महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु कौन थे। तो राजनैतिक गुरु महात्मा गांधी के गोपाल कृष्ण गोखले। और शिष्य की भी बात आती है तो शिष्य में नाम आता है मीराबेन। नाम उनका था मीरा। बेन जो है वो गुजरात में बोला जाता है, किसी भी महिला के लिए सम्मानजनक शब्द है बेन वहाँ पे, लेकिन ये वास्तविक नाम जो था इनका वो था मेडलिन स्लेट। यानी मीराबेन का अगर वास्तविक नाम पूछ लिया जाए तो मीराबेन का वास्तविक नाम जो था मेडलिन स्लेट था। और ये थी कहाँ से, तो ये थी आपकी इंग्लैंड से। यानी अगर गुरु और शिष्य की परंपरा या गुरु और शिष्य से प्रश्न अगर बनेंगे आपके तो राजनैतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, शिष्य जो हैं वो मीराबाई। बैरिस्टर की पढ़ाई की अगर बात किया जाए तो बैरिस्टर की पढ़ाई ये शुरू हुई थी 1888 में और कंप्लीट हुई थी 1891 में। यानी 1888 से लेकर के 1891 तक बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए महात्मा गांधी इंग्लैंड गए हुए थे। यानी कि इंग्लैंड में ही इनकी शिक्षा दीक्षा बैरिस्टर या कानून की पढ़ाई आप कह सकते हो। तो कानून की पढ़ाई इनकी हुई थी 1888 से 1891 के बीच में, यानी 1888 टू 1891 इंग्लैंड के अंदर। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका की अगर बात किया जाए कि दक्षिण अफ्रीका कब गए, तो दक्षिण अफ्रीका प्रस्थान की अगर बात किया जाए तो दक्षिण अफ्रीका प्रस्थान जो है वो इनका हुआ था 1893 में, 1893 में। क्यों गए थे, तो एक राजनीति इनके व्यापारिक मित्र थे। एक इनके मित्र जो थे वो व्यापारी थे, अब्दुल्ला नाम आता है, अब्दुल्ला एंड मेसर्स नाम से उनकी एक कंपनी चलती थी। उसी कंपनी का मुकदमा लड़ने के लिए उनका दक्षिण अफ्रीका जाना हुआ। और यही दिन, जिस दिन वो दक्षिण अफ्रीका जाते हैं, यही दिन जो है वो इतिहास में रेलकांड के नाम से ही फेमस है। क्योंकि महात्मा गांधी को नस्लीय भेदभाव कह सकते हैं या रंग के आधार पर जो है वो ट्रेन से धक्का दे दिया गया और उसी घटना को नाम दिया था रेलकांड। या कह सकते हो कि महात्मा गांधी का जो पूरा का पूरा टर्निंग पॉइंट था, महात्मा गांधी के जीवन का पूरा पूरा उद्देश्य ही बदल देने वाला जो ईयर था वो था आपका 1893 का रेलकांड। कि रेलकांड के वजह से ही उनको लगा कि भारतीयों की स्थिति जो है वो, यानी एक सूट बूट पहना हुआ आदमी एकाएक कैसे उसमें आ जाता है, धोती पहन लेता है और एक ही धोती धारण करता है। उन्होंने एक प्रण लिया कि जब तक भारत के भीतर सारे लोगों के पास पर्याप्त वस्त्र नहीं हो जाएंगे तब तक मैं भी एक ही वस्त्र धारण करूंगा। यानी कि एक सामान्य सा दिखने वाला व्यक्ति एकाएक महात्मा का सफ़र जो जारी कर देता है, या महात्मा के सफ़र की शुरुआत जो होती है वो यही दक्षिण अफ्रीका का प्रस्थान यानी 1893 का रेलकांड है। अब्दुल्ला साहब का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे, ट्रेन से धक्का दे दिया गया। वहीं से रेलकांड की वजह से ही पूरा का पूरा जीवन दर्शन जो है वो महात्मा गांधी जी का बदल गया था। तो इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट ईयर है, या टर्निंग पॉइंट आप कह सकते हैं। महात्मा गांधी के जीवन का एक टर्निंग पॉइंट है कि जहाँ से महात्मा गांधी पूरे तरीके से चेंज हो चुके थे। या मोहनदास करमचंद गांधी जो है वो महात्मा गांधी के परिवर्तन की पहली सीढ़ी की जो शुरुआत हुई थी वो दक्षिण अफ्रीका प्रस्थान से ही हुई थी। तो इन सब चीज़ों पर फोकस करते फिर से याद दिला रहा हूँ कि राजनैतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, शिष्य जो थी वो मीराबेन, मेडलिन स्लेट जो इंग्लैंड की रहने वाली थी। बैरिस्टर की पढ़ाई इन्होंने कंप्लीट की थी इंग्लैंड से 1888 से 1891 तक, यानी 1881 टू 1891। दक्षिण अफ्रीका प्रस्थान इनका हुआ 1893 में। किस लिए, तो अब्दुल्ला मेसर्स का मुकदमा लड़ने के लिए। और उसी यात्रा के दौरान यानी जाने के दौरान ही रेलकांड
की शुरुआत हो गई। अब जब आप आगे चलोगे तो जैसे ही ये घटना होती है, यानी कि दक्षिण अफ्रीका में जब रेल कांड होता है, तो दक्षिण अफ्रीका जैसे ही ये पहुंचते हैं तो वहाँ पर इन्होंने किया क्या कि जितने भी इस तरीके के यानी कि एक नस्ल के लोग थे, यानी एक रंग के लोग थे, उनको मिला करके नटाल कांग्रेस बनाई। तो नटाल कांग्रेस की स्थापना भी अगर आपसे पूछी जाती है तो पहली चीज़ तो याद रखना है कि नटाल कांग्रेस की स्थापना की किसने थी। तो नटाल कांग्रेस की स्थापना की थी महात्मा गांधी ने, और ठीक रेल कांड के एक साल के बाद यानी 1894 में घटना होती है। नटाल कांग्रेस की स्थापना जो है वो 1894 में ये घटना कंप्लीट होती है। यानी बैरिस्टर की पढ़ाई 1888 से 1891, 2 साल का गैप, 2 साल के गैप के बाद गए मुकदमा लड़ने के लिए 93 में ही रेल कांड होता है, और उसी रेल कांड के तुरंत बाद गांधी जी जो हैं वो परिवर्तित होना शुरू होते हैं, यानी कि वो संघर्ष के दौर से शुरुआत उनकी होती है और नटाल कांग्रेस की स्थापना, पहला जो उनका राजनीतिक जो अंतर आता है वो वही आता है। उसके अलावा अगर आप जाएंगे तो अब तो ये हो गया सारी चीज़ें कहाँ की, दक्षिण अफ्रीका की। उसके बाद अब जब आप आओगे तो महात्मा गांधी के जीवन के बारे में अगर डिस्कशन किया जाए तो एक डिस्कशन जुलू बोर पदक ये भी मिला था इनको 1899 में। उसके अलावा कैसरे हिंद की उपाधि भी इनको दी गई थी, क्योंकि इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है वो अंग्रेज़ों को मदद करने के लिए फंडिंग जुटाई थी जनता से घूम कर, तो कैसरे हिंद की उपाधि भी इनको मिली थी, वो भी 1915 में। तो इस तरीके अभी उपाधियों को अलग से डिस्कशन कर लूँगा। इन पे अगर डिस्कशन किया जाए तो यहाँ तक तो ठीक है। अब वो आते हैं कब, तो भारत लौट करके आते हैं 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी 1915 को भारत आगमन होता है। अभी भी आप देखते होंगे कि 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पे भारतीय राजनीति में यानी कि महात्मा गांधी का भारत आगमन, कि वहाँ पर उन्होंने बहुत सारी चर्चाएं की, बहुत सारे राजनीतिक मंचों को साझा किया, बहुत ही अच्छे वक्तव्य के तौर पे। जैसे आप पढ़ोगे तो दक्षिण अफ्रीका में टॉलस्टॉय फॉर्म की बात होती है, फिनिक्स फॉर्म की बात होती है। इस तरीके के फॉर्म जो है उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में बनाए, लोगों को एकजुट करना शुरू किया। और फिर 9 जनवरी 1915 को भारत आते हैं। यहाँ पर भी साबरमती आश्रम से एक अपना जगह बनाते हैं, साबरमती आश्रम। कहीं कहीं पर प्रश्न ये उठता है कि आखिर इतने नेताओं के बीच में महात्मा गांधी इतने बड़े महापुरुष या इतने बड़े नेता के तौर पे या पूरे के पूरे युग को गांधी युग ही नाम क्यों दे दिया गया। तो उसके पीछे कारण समझिएगा कि महात्मा गांधी की अगर चर्चा की जाती है तो महात्मा गांधी जितने भी उस समय क्रांतियां हो रही थी, जितनी भी चर्चाएं हो रही थी, वो सब पश्चिम बंगाल से हो रही थी। इधर से अगर आप देखोगे तो उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, या इस तरीके के जितने, महाराष्ट्र भी थोड़ा सा रोल था, लेकिन अगर देखोगे तो इधर से कोई भी उदारवादी नेता नहीं था। इस जब बड़ी आबादी से उदारवादी, तो नतीजा क्या निकला कि एक ऐसा नेता निकल कर के आया कि जिसको अंग्रेज भी, एक शब्द मैंने यूज़ किया राजनीति के अजात शत्रु मतलब जिसका कोई शत्रु ना हो। तो ये नाम दिया था राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को। और ये देने का कारण क्या था कि महात्मा गांधी किसी को भी दुखी नहीं करते थे। महात्मा गांधी सबको खुश रखने का प्रयास करते थे, और यही वजह थी कि इनसे जनता भी खुश थी, इनसे ब्रिटिशर्स भी खुश थे, क्रांतिकारी नेता भी बहुत ज़्यादा इनसे नाराज़ नहीं होते थे। यानी हर तरीके से आप देखोगे तो महात्मा गांधी की लोकप्रियता का कारण यही था कि हर परिस्थिति से सबको संतुष्ट करते हुए निकल जाने की जो कला महात्मा गांधी के पास थी, वो किसी भी राजनेता में, तत्कालीन राजनेता के अंदर उस तरीके की कला नहीं थी। यही रीज़न था कि महात्मा गांधी इतने बड़े महापुरुष या महात्मा या राष्ट्रपिता, इस तरीके की जो चर्चाएं होती हैं महात्मा गांधी के बारे में, तो कहीं ना कहीं चीज़ें हैं। जिन लोगों के मन में विवाद चलता है महात्मा गांधी को लेकर के, तो उनसे मैं आग्रह करूंगा कि महात्मा गांधी को एक बार पढ़ने की कोशिश करें, एक बार आत्मसात करने की कोशिश करें और तत्कालीन परिस्थितियों में खुद को रखने का प्रयास करें, तो उनको महात्मा गांधी कभी भी बुरे नहीं लगेंगे। बुरा लगने का एक कारण अधूरा ज्ञान भी है। थोड़ा सा महात्मा गांधी के बारे में आप डिस्कशन करना शुरू करिए, महात्मा गांधी के ऊपर पढ़ना शुरू करिए, तो आपको पता चलेगा कि नहीं, महात्मा गांधी वास्तव में इतने बड़े महापुरुष के रूप में क्यों जाने जाते हैं। तो 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आते हैं। कहीं कहीं ये भी पूछ देता है कि दक्षिण अफ्रीका में कितने समय तक थे, तो 21 वर्ष के बाद ये वापस लौटते हैं। बताया था आपसे कि 1893 में गए थे और 1915 में वापस आए।
यानी कि 21 वर्ष इनका दक्षिण अफ्रीका में प्रवास रहा। यानी कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में कितने दिन रहे, तो दक्षिण अफ्रीका का जो उनका प्रवास था वो लगभग 21 वर्षों का था, 1893 से लेकर के 1915 तक का। ये महात्मा गांधी के जीवन के बारे में नॉर्मल डिस्कशन कर दिया कि जहाँ से क्वेश्चन, अब यहाँ आने के बाद अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना, ये भी श्रेय जाता है महात्मा गांधी को। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना, ये भी जाता है महात्मा गांधी को। इस तरीके की चीज़ें। अब अगर आप आते हैं, महात्मा गांधी ने कुछ आश्रम, कुछ फार्म, इस तरीके की भी स्थापनाएं की थी जिनसे प्रश्न पूछा जाता है कि कब स्थापना की थी, कहाँ स्थापना की थी। तो उनके बारे में, यानी कि आश्रम, अगर इस पे बात किया जाए तो जीवन का शुरुआत जो उन्होंने किया था, तो दो नाम आते हैं। एक नाम आता है टॉलस्टॉय फार्म और एक नाम आता है फिनिक्स फार्म। ये दो फार्म इन्होंने बनाए थे दक्षिण अफ्रीका में। अंतर क्या था? तो टॉलस्टॉय फार्म उन्होंने बनाया था जोहान्सबर्ग में, ये भी आपका दक्षिण अफ्रीका में, और फिनिक्स फार्म बनाया था डरबन में, ये भी आपका दक्षिण अफ्रीका में। ईयर की अगर बात किया जाए कि ईयर कब था, तो ईयर था इसका 1902 और इसका था 1904। यानी कि टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में की थी 1902 में। फिनिक्स फार्म की स्थापना डरबन दक्षिण अफ्रीका में की थी 1904 में, 1904 में। अब जब भारत वापस आते हैं, तो वापस जिस साल आते हैं, बता दिया है आपसे 1915, उसी साल भारत में उन्होंने अपने रहने के लिए, अपने लोगों को एकजुट करने के लिए एक आश्रम बनाया जिसको नाम दिया साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम कहने का कारण क्या था? क्योंकि ये जिस जगह पर था वह साबरमती नदी का किनारा था। यानी बात हम कर रहे हैं गुजरात की, यानी भारत की। और किस साल? तो जिस साल वापस आए थे उसी साल, यानी कि 1915 में। यानी कि महात्मा गांधी का भारत आगमन और साबरमती आश्रम की स्थापना दोनों एक ही साल में हुई है। और उसी साल एक और आश्रम की स्थापना उन्होंने की जिसको नाम दिया उन्होंने सत्याग्रह आश्रम। सत्याग्रह की शुरुआत करने का श्रेय भी जो है वो महात्मा गांधी के नाम पे आता है। सत्याग्रह जो आश्रम था वो था आपका कोचरव, एक जगह है अहमदाबाद में, कोचरव, अहमदाबाद यानी गुजरात की बात हो रही है। तो अहमदाबाद, कोचरव, गुजरात में इसी साल यानी कि 1915 में ही उन्होंने एक और आश्रम की स्थापना की जिसको सत्याग्रह। सत्याग्रह के बारे में अगर आप देखोगे तो सत्याग्रह का जनक माना जाता है महात्मा गांधी को, कि सत्याग्रह का पहला प्रयोग जो उन्होंने किया था वो किया था 1906 में दक्षिण अफ्रीका में, यानी वहाँ पे नस्लीय भेदभाव के विरोध में और वहाँ के लोगों के साथ ये बिना, सत्याग्रह का मतलब होता है कि एक ऐसा आंदोलन जिसमें हम सत्य का आग्रह करें, यानी कि सत्य को मानने के लिए आग्रह करें। आग्रह का मतलब हम आंदोलन करेंगे तो जरूर, लेकिन वो आंदोलन किसी भी तरीके से हिंसक नहीं होगा। और ये अपने आप में एक पहला प्रयोग था कि जब वहाँ की आप बात करते हो तो वहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में पहला प्रयोग माना जाता है 1906 में, और भारत की अगर बात करते हो तो भारत में चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला आंदोलन माना जाता है 1917 में। तो ये सारी चीज़ें जब आप मिलाओगे एक दूसरे से तो सत्याग्रह का मतलब सत्य के साथ आग्रह। तो ये चीज़ जो थी वो आपकी सत्याग्रह आश्रम उसी लिए उन्होंने खोला कोचरव अहमदाबाद में 1915 में। उसके बाद एक और नाम आता है अनासक्त आश्रम। अनासक्त आश्रम, अनासक्त आश्रम ये खोला गया था कौसानी में, जो इस समय पड़ता है उत्तराखंड में। अनासक्त आश्रम कौसानी उत्तराखंड में खोला गया था। इसकी स्थापना हुई थी 1929 में, 1929 में। उसके अलावा अगर बात करेंगे तो एक और आश्रम का नाम आता है सेवाग्राम आश्रम। सेवाग्राम आश्रम ये भी एक आश्रम था जिसको महात्मा गांधी ने स्थापित किया था। सेवाग्राम आश्रम ये था आपका वर्धा में, वर्धा यानी महाराष्ट्र, वर्धा यानी महाराष्ट्र। और ये आश्रम की जो स्थापना हुई थी
वो हुई थी 1936 में, 1936। यानी आप देख रहे हो कि ये जो दो आश्रम हैं ये साउथ अफ्रीका के अंदर महात्मा गांधी ने, या फॉर्म कर लें कि ये महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका के अंदर खोले थे, और ये 4 जो हैं इनकी बात होती है इंडिया के भीतर यानी भारत के भीतर। सत्याग्रह का पहला प्रयोग कब किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में ही किया था 1906 में। और भारत में प्रथम प्रयोग अगर पूछेगा तो चंपारण सत्याग्रह से शुरुआत की थी इन्होंने, जहाँ पर तिनकठिया पद्धति को लेकर के इन्होंने विद्रोह कर दिया था, या कह लें कि एक शांतिपूर्ण आंदोलन शुरुआत किया था, तो वहाँ से शुरुआत होती है। तो ये तो उनके आश्रम हो गए कि कौन कौन से आश्रमों की स्थापना महात्मा गांधी ने किस जगह और किस सन में की थी। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और महात्मा गांधी के बारे में सारी चीज़ें एक वीडियोज़ में मिल पाना बड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को जरूर पूरा का पूरा देखिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ये हर समय काम आने वाली चीज़ें हैं कि किसी भी एग्जामिनेशन में आप जाओगे तो 1 या 2 क्वेश्चन महात्मा गांधी से श्योर पूछे जाते हैं। और उम्मीद है कि आप जम करके तैयारी कर रहे होंगे, और इस तैयारी में मेरा भी एक कह सकते हैं गिलहरी योगदान आपके साथ रहेगा कि जब जब आप एग्जामिनेशन में बैठोगे और वीडियोज़ अगर याद आएंगे, ज़रूर एक आध क्वेश्चन आपको मेरे याद आएंगे, तो इसलिए वीडियोज़ को कंटिन्यू देखिएगा। टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका 1902 में की थी। फिनिक्स फार्म डरबन दक्षिण अफ्रीका 1904 में। साबरमती आश्रम साबरमती नदी के किनारे था गुजरात में 1915। सत्याग्रह आश्रम कोचरब अहमदाबाद 1915। अनासक्त आश्रम कौसानी उत्तराखंड 1929। सेवाग्राम आश्रम वर्धा महाराष्ट्र 1936। ये सारे तो उनके हो गए क्या? आश्रम। इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये तो हो गए आश्रम, सारे महात्मा गांधी के जितने भी आश्रम थे उनके ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन किया। अब अगर बात किया जाए महात्मा गांधी के प्रमुख आंदोलनों पे, कि महात्मा गांधी के प्रमुख आंदोलन पे अगर चर्चा किया जाए तो क्रमवार देखा जाए कि जब वो भारत लौटे हैं, उसके पहले तो बता दिया कि एक आंदोलन उन्होंने या कांग्रेस की स्थापना की, लेकिन आंदोलन नटाल कांग्रेस की स्थापना आंदोलन नहीं मानी जा सकती। आंदोलन की स्थापना की अगर बात किया जाए तो एक नाम आता है आपका चंपारण सत्याग्रह। जो हुआ था 1917 में, 1917 में। अब ये चीज़ दिमाग में रखिएगा कि अभी मैं केवल नाम ले रहा हूँ, जब इसके आगे का सेशन जब शुरू करूँगा तो एक एक आंदोलन का क्या मोटो था, क्या रिजल्ट निकला, इन सब चीज़ों के बारे में नेक्स्ट वीडियोज़ में जब हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा चौथा पार्ट जब हम लोग डिस्कशन करेंगे तो उसमें ज़रूर ये चीज़ जोड़ी जाएगी कि चंपारण सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था, टारगेट क्या था, क्या उसमें सफल हुए, क्या नुकसान हुआ, फ़ायदा हुआ, इन सब चीज़ों पर भी डिस्कशन किया जाएगा। दूसरी अगर बात किया जाए कि दूसरा, तो दूसरा नाम आता है अहमदाबाद मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद मजदूर आंदोलन या जिसको कहते हैं मिल आंदोलन, ये हुआ था आपका 1918 में, 1918 में। उसके बाद अगर बात किया जाए तीसरा, तो था आपका खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह की बात किया जाए तो सन सेम है, 1918 में ही खेड़ा सत्याग्रह भी हुआ था। फिर उसके बाद आप बात करेंगे तो खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन में भी महात्मा गांधी ने योगदान दिया था। खिलाफत आंदोलन की अगर आप बात करते हो तो खिलाफत आंदोलन था आपका 1919 में। उसके बाद अगर उसके अगली बात अगर किया जाए तो असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन की अगर बात करेंगे आप तो 1920 में, 1920 में। उसके बाद सविनय अवज्ञा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये भी एक आंदोलन महात्मा गांधी की तरफ से बहुत बड़ा, जिसको हम लोग कहते हैं दांडी मार्च या इस तरीके का नाम लेते हैं, जहाँ या नमक सत्याग्रह के नाम से भी इसी को बोला जाता है। तो अगर आपसे कहीं भी दांडी मार्च पूछा जाएगा तो भी 1930, नमक सत्याग्रह पूछा जाएगा तो भी 1930,
सविनय अवज्ञा पूछा जाएगा तो भी 1930। ये पहला ऐसा मौका था जहां महात्मा गांधी जो हैं इन्होंने अपना अंग्रेजों का खुलकर के विरोध किया था और नमक कानून को दांडी मार्च करने के बाद नमक कानून को तोड़ दिया था, क्योंकि नमक को बनाने की आज़ादी जो थी वो भारतीयों को नहीं थी, या नमक का निर्माण करने की जो आज़ादी थी वो भारतीयों को नहीं थी। उसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो एक नाम आता है व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था 1940 में, जिसको हम लोग बोलते हैं दिल्ली चलो। कि अभी भी कभी कभी आप देखोगे तो कुछ राजनेताओं की टैगलाइन होती है दिल्ली चलो। तो दिल्ली चलो का जो नारा दिया गया था वो व्यक्तिगत सत्याग्रह में ही दिया गया था 1940 में। और महात्मा गांधी का जो अंतिम आंदोलन माना जाता है वो अंतिम आंदोलन माना जाता है भारत छोड़ो। भारत छोड़ो आंदोलन, या इसी भारत छोड़ो आंदोलन ये जो हुआ था 1942 में, 1942 में, इसी को हम लोग नाम देते हैं अगस्त क्रांति। और यहाँ पे एक नारा आया था करो या मरो, यानी महात्मा गांधी एकदम अंतिम परिणाम के मूड में आ चुके थे कि अब अंग्रेजों को भारत छोड़ना ही पड़ेगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन एक कह सकते हैं कि थोड़ा सा महात्मा गांधी के पैटर्न से बदल करके एक आंदोलन था, जो था आपका भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, जिसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और करो या मरो का नारा भी महात्मा गांधी ने इसी दौरान दिया था। अब अगर आप देखोगे तो चंपारण सत्याग्रह 1917, 1915 में महात्मा गांधी भारत आते हैं और 2 साल के बाद पहले आंदोलन में पार्टिसिपेट करते हैं। निमंत्रण मिलता है उनको कि सर आप आइए और पार्टिसिपेट करिए, जैसे दक्षिण अफ्रीका में लगातार विजयश्री आपको मिली थी उस तरीके से हम लोग को भी विजयश्री दिलाइए। तो पहला चंपारण सत्याग्रह 1917 में, जहाँ 3 कठिया खेती के बारे में चर्चा की गई, आगे डिस्कशन करूँगा, डिस्क्राइब करूँगा इसको। अहमदाबाद मजदूर आंदोलन 1918 में, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, खिलाफत आंदोलन 1919 में, असहयोग आंदोलन 1920 में, सविनय अवज्ञा या दांडी मार्च 1930 में, व्यक्तिगत सत्याग्रह दिल्ली चलो 1940 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, अगस्त क्रांति, या जहाँ पर नारा दिया गया था करो या मरो का, या महात्मा गांधी का वो आंदोलन जहाँ से वो सफल हो गए, जहाँ पर भारत को उन्होंने पूरे तरीके से आज़ाद करा दिया। तो ये पूरे के पूरे उनके प्रमुख आंदोलनों के बारे में डिस्कशन कर दिया गया। तो ये तो हो गए महात्मा गांधी के प्रमुख आंदोलन। उसके अलावा अगर कोई प्रश्न पूछा जा सकता है तो महात्मा गांधी, इसके बारे में एक प्रश्न और पूछा जा सकता है क्या, तो पूछा जा सकता है पुस्तकों के बारे में कि महात्मा गांधी की प्रमुख पुस्तकें। तो सबसे ज़्यादा जो प्रश्न बने हैं तो वो बने हैं उनकी आत्मकथा से कि महात्मा गांधी की आत्मकथा क्या थी, या महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा किस नाम से लिखी है, इसके बारे में नाम आता है। तो ये सबको पता होगा, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये महात्मा गांधी की सबसे फेमस किताब है, जहाँ से आपको ये देखने को मिलेगा कि महात्मा गांधी सामान्य पुरुष थे, साधारण पुरुष थे, और रेल कांड के बाद ही उनके अंदर परिवर्तन आया था। तो ये तो एक नाम हो गया। फिर उसके बाद अगर आप आएंगे तो एक नाम और आता है महात्मा गांधी की, एक और किताब है इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, मेरे सपनों का भारत। ये भी महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई एक प्रमुख पुस्तक है, इंडिया ऑफ माई ड्रीम। उसके अलावा एक किताब और है हिंद स्वराज, ये भी महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई किताब है। एक किताब उन्होंने विद्यार्थियों के ऊपर लिखी थी, सुनो विद्यार्थियों। एक किताब सप्त महाव्रत, ये भी महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई किताब है। तो आत्मकथा, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, उसके अलावा इंडिया ऑफ माई ड्रीम, हिंद स्वराज, सुनो विद्यार्थियों, उसके अलावा आपका सप्त महाव्रत, ये सारी किताबें जो थी वो महात्मा गांधी की थी। उसके अलावा अनासक्त योग भी एक किताब है, गीता माता भी एक किताब है, ये सब किताबें महात्मा गांधी की हैं। अनासक्त योग ये भी एक किताब है, और एक किताब उन्होंने लिखी थी गीता माता। और एक कंफ्यूजन रहती है, एनी बेसेंट ने एक किताब लिखी थी
और एक किताब जो थी वो महात्मा गांधी ने लिखी थी, उसको लेकर के कन्फ्यूज़न होती है। एनी बेसेंट की किताब और इनकी किताब में एक डिस्कशन होता है। कौन सी किताब है जिस पे डिस्कशन होता है उसको ज़रा आप देखिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इंडिया है, दोनों के नाम के पीछे इंडिया है, यंग इंडिया, न्यू इंडिया, इसको लेकर के हमेशा कन्फ्यूज़न रहता है। तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जिन लोगों को नहीं पता है मैं उनको व्हाट्सअप के थ्रू या उसके थ्रू मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। जो पिछली वीडियो देखे होंगे उनको याद आ गया होगा। तो ये कुछ किताबें हैं महात्मा गांधी की। आत्मकथा थी सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इंडिया ऑफ माई ड्रीम, हिंद स्वराज, सुनो विद्यार्थियों, सप्त महाव्रत, अनासक्त योग, गीता माता, ये सब उनकी किताबें हैं। समाचार पत्रों के बारे में भी यहीं पर डिस्कशन कर लिया जाए कि महात्मा गांधी के समाचार पत्र यानी कि उनके द्वारा संपादित जो समाचार पत्र थे उसमें जो सबसे फेमस नाम है जिसके ऊपर चर्चा हुई, हरिजन। हरिजन एक समाचार पत्र था जिसका संपादन जो है महात्मा गांधी ने। उसके अलावा द ग्रीन पैम्पलेट, ये भी महात्मा गांधी की ही एक, महात्मा गांधी का एक समाचार पत्र है द ग्रीन पैम्पलेट। उसके अलावा हरिजन, एक और समाचार पत्र यहाँ क्लियर कर ही देता हूँ, यंग इंडिया। ये समाचार पत्र थे कौन कौन से, तो हरिजन एक हो गया, उसके अलावा द ग्रीन पैम्पलेट एक हो गया, एक यंग इंडिया हो गया, और एक और नाम यहाँ पे लिख देता हूँ, इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन। तो ये तो महात्मा गांधी की प्रमुख पुस्तकें और महात्मा गांधी के प्रमुख समाचार पत्र, ये सब का नाम मैंने लिख लिया। आत्मकथा थी सत्य के साथ मेरे प्रयोग, एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, हिंद स्वराज, सुनो विद्यार्थियों, सप्त महाव्रत, अनासक्त योग, गीता माता, ये सब क्या है, तो महात्मा गांधी की किताबें हैं। समाचार पत्रों की अगर बात करेंगे तो हरिजन, द ग्रीन पैम्पलेट, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन। अब यंग इंडिया महात्मा गांधी, न्यू इंडिया एनी बेसेंट। इस चीज़ को याद रखिएगा कि यंग इंडिया जो समाचार पत्र था किसका, महात्मा गांधी का, और न्यू इंडिया जो समाचार पत्र था किसका, तो एनी बेसेंट का। क्योंकि ये हमेशा कंफ्यूज करता है और ये क्वेश्चन रिपीटेबल है, कई बार पूछे गए हैं और हमेशा स्टूडेंट मेरे पास लेकर के आते हैं यंग इंडिया और न्यू इंडिया, क्योंकि वो पढ़ते हैं कहीं पे यंग इंडिया कहीं पे न्यू इंडिया, तो बताते हैं सर मैंने महात्मा गांधी पढ़ा था। तो ऐसा नहीं है, महात्मा गांधी का यंग इंडिया और न्यूज़पेपर, और एनी बेसेंट का न्यू इंडिया, जिसके लिए जिसका होम रूल आंदोलन में जो सबसे ज़्यादा प्रचार का माध्यम बना था वो आपका न्यू इंडिया बना था। तो इसलिए दिमाग में रखिएगा कि यंग इंडिया और न्यू इंडिया ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, एक महात्मा गांधी और एक आपके इनका एनी बेसेंट। उसके अलावा अगर आप बात करेंगे कि अगर महात्मा गांधी की चीज़ों के बारे में अगर बात करेंगे आगे, तो आगे अगर आप बात करते हो तो आप देखो तो सबसे ज़्यादा चर्चा होगी किसकी, तो उपाधियों की। कि महात्मा गांधी की अगर उपाधि के बारे में डिस्कशन करोगे तो बहुत सारी उपाधियाँ जो महात्मा गांधी को दी गई थी। तो अगर उपाधियों के बारे में डिस्कशन करते हो तो अगर दो नाम आते हैं, एक नाम आता है कैसरे हिंद और एक नाम आता है भर्ती करने वाला सार्जेंट। तो ये उपाधि जो थी कैसरे हिंद की उपाधि, तो मैंने बता दिया कि उनको मिली थी कब, तो प्रथम युद्ध के समय। और भर्ती करने वाला सार्जेंट, भर्ती करने वाला सार्जेंट शब्द आया क्यों महात्मा गांधी के लिए, कि महात्मा गांधी को लोगों ने इस तरीके से बोला क्यों। और ये भी दिमाग में रखिएगा कि ये दोनों उपाधियाँ जो थी वो जनता द्वारा थी, अननोन है कि किसने शुरुआत की होगी पहली बार। तो कैसरे हिंद, कैसरे हिंद और भर्ती करने वाला सार्जेंट, ये दो जो नाम आते हैं, ये नाम आते हैं या ये उपाधि जो थी वो कब की थी, तो प्रथम विश्व युद्ध के समय महात्मा गांधी को दी गई थी। कि महात्मा गांधी युवाओं को प्रेरित कर रहे थे कि तुम चलो और प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सेना को सपोर्ट करो, तो इसलिए उनको नाम दे दिया लोगों ने कि ये तो हमको चूँकि वो नए नए आए थे, अभी उतने ज़्यादा फेमस भारतवर्ष के भीतर हुए नहीं थे, तो लोगों को बुला बुला करके, युवाओं को बुला बुला करके और आमंत्रित करते थे ब्रिटिश सरकार को सपोर्ट करने के लिए। तो उनको लोगों ने कह दिया कि ये तो भर्ती करने वाला सार्जेंट है, क्योंकि उस समय वो महात्मा नहीं हुए थे, उस समय उनको लोग उतना नहीं जानते थे या राजनीतिक रूप से उतने ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं हुए थे। तो कैसरे हिंद और भर्ती करने वाला सार्जेंट, ये जो दो नाम आए हैं वो उसी समय के आए हैं। उसके अलावा मैंने एक नाम लिया अजात शत्रु।
तो आधुनिक युग का अजात शत्रु। अजात शत्रु पहले भी मैंने डिस्क्राइब किया इसी वीडियो में कि अजात शत्रु मतलब जिसका कोई भी शत्रु ना हो। तो महात्मा गांधी की एक बड़ी अच्छी आदत थी कि वो सबको संतुष्ट करने का प्रयास करते थे, किसी को भी अपने दरवाजे से दुखी नहीं जाने देते थे। इसी वजह से आधुनिक युग का अजात शत्रु उनको माना गया। और ये नाम दिया किसने था या ये उपाधि दी थी किसने? तो ये उपाधि दी थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उपाधि दी थी। बापू, ये भी नाम आता है कि बापू, तो बापू पे ज़्यादातर लोग जो हैं वो एक ही नाम लिख देते हैं। कौन? तो जवाहरलाल नेहरू। कि इनको बापू की उपाधि किसने दी थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। आज एक चीज़ और आप ऐड कर लीजिएगा, C.F. एंड्रयूज। C.F. एंड्रयूज। अगर ऑप्शन में जवाहरलाल नेहरू नहीं मिलता है तो सेकंड ऑप्शन भी आप खोज सकते हो, C.F. एंड्रयूज, क्योंकि बापू की उपाधि जवाहरलाल नेहरू के साथ साथ C.F. एंड्रयूज का भी नाम आता है कि C.F. एंड्रयूज ने भी इस तरीके की उपाधि उनको दी थी। उसके अलावा एक नाम आता है जो उनको गोलमेज सम्मेलन के समय बोला गया था, देशद्रोही फकीर या नंगा फकीर। तो ये नाम दिया था विंस्टन चर्चिल ने। विंस्टन चर्चिल। एक और नाम बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, भिखारियों का राजा। भिखारियों का राजा, ये महात्मा गांधी को बोला था मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय जी ने ये उपाधि दी थी भिखारियों का राजा, कि भिखारियों के राजा हैं, ये उपाधि दे दी गई थी इन्होंने। उसके अलावा महात्मा शब्द सबको पता होगा, जो उनके नाम में जीवन भर जुड़ा रहा। तो महात्मा शब्द जो था वो जोड़ा था किसने? रविंद्रनाथ टैगोर। और ये दिमाग में रखिएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी और महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। उसके अलावा भी अगर कुछ नाम अगर हैं तो राष्ट्रपिता, एक नाम ये भी पूछा जाता है कि राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? तो राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने उपाधि दी थी। तो ये मुख्य उपाधियाँ जो महात्मा गांधी को मिली थी, अगर उस पर डिस्कशन किया जाए तो ये मुख्य उपाधियाँ हो गई। कैसरे हिंद और भर्ती करने वाला सार्जेंट प्रथम विश्व युद्ध के समय। आधुनिक युग का अजात शत्रु, इनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बोला था। बापू की उपाधि जवाहरलाल नेहरू और C.F. एंड्रयूज दोनों लोगों का नाम आता है। देशद्रोही फकीर गोलमेज सम्मेलन के समय विंस्टन चर्चिल ने इनको बोला था। उसके अलावा भिखारियों का राजा मदन मोहन मालवीय जी ने बोला था। महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर, और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि इन्होंने दी थी। राष्ट्रपिता जो नाम था वो आपका सुभाष चंद्र बोस। एक नाम और आता है लॉर्ड माउंटबेटन की तरफ से, द वन मैन बाउंड्री फोर्स। ये भी याद रखिएगा, द वन मैन बाउंड्री फोर्स। ये भी एक उपाधि थी या इनको बोला था, और ये बोला था किसने? लॉर्ड माउंटबेटन ने। जितने भी इम्पोर्टेंट नाम यहाँ पर हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट उपाधियाँ हैं जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, उन सारे चीज़ों के बारे में डिस्कशन आज कर दिया हूँ। तो महात्मा गांधी का सामान्य परिचय, महात्मा गांधी का राजनीतिक परिचय, महात्मा गांधी के द्वारा किए गए आश्रमों की स्थापना, महात्मा गांधी के द्वारा किए गए आंदोलनों पे, महात्मा गांधी की लिखी गई पुस्तकें और संपादित समाचार पत्रों पे, और महात्मा गांधी को दी गई उपाधियों सबके बारे में, यानी कि महात्मा गांधी का एक ओवरव्यू जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं वो आपको इस सेशन के अंदर ले आकर के आपके सामने रख दिया है। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस वीडियो को ध्यान से देखिए और चीज़ों को एक जगह पे कलेक्ट करने की कोशिश करिए। प्रश्न बिल्कुल फंसेंगे, ऐसी शुभकामना मेरी है कि प्रश्न इनसे ज़रूर आएंगे और कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन में मदद मिलेगी। आप हमारा साथ दे रहे हैं, हम आपका साथ दे रहे हैं, दोनों एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। हमारा साथ ऐसे ही देते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। हमारा साथ देने के लिए और हमको इतना सम्मान देने के लिए, प्रेम करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।